नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं कराती हूं आपके आर मेंस के हिंदी के पेपर की पूरी तैयारी। पार्ट ए रिटन पेपर जो होता है उसको हमने वो कंप्लीट हो चुका है और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं। 60 अंक का पेपर होता है ये। तो हमारा आज का टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसको हमें विलोम के बाद ही पढ़ना था, लेकिन मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा था। उसका रीज़न मैंने बताया था क्यों। तो ये ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट टॉपिक है और इसके दो पार्ट बनेंगे। आज हम वाक्यों की अशुद्धियाँ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्तनी की अशुद्धियाँ देखेंगे। तो और अगर आपको हिंदी का पूरा सिलेबस चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मेरी वीडियोस की सारी सीरीज़ की लिंक मिल जाएंगी। और चूंकि मेंस के लिए समय बहुत कम है और नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं रह गया है, तो अब अपने समय की बचत कीजिए और बेहतर तैयारी के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। तो जो वर्णमाला होती है उसमें वर्ण जो होते हैं वो हमारे उसमें आते हैं हमारे स्वर और व्यंजन, दो चीज़ें होती हैं। इन्हीं दोनों के मिलने से, कभी स्वर व्यंजन के साथ स्वरों के मिलने से और स्वर और व्यंजन मिल करके जब एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो, जब उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं शब्दों से मिल करके एक वाक्य पूरा बनता है। ठीक है, जो जिसका कि कोई भाव होता है, कोई अर्थ होता है। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है इनमें। ठीक है, इसमें विभक्तियां होती विराम चिन्हों के साथ संयोजित होकर वाक्यों का रूप ये धारण करते हैं। और वाक्य ही भाषा में विचार और भाव प्रवाह के वाहक बनकर क्या करते हैं कि साहित्य के सृजन का आधार बनते हैं। ठीक है, तो ये जो वाक्य होते हैं हमारे, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसके दो खंड होते हैं। ठीक है, एक वाक्य बनाने के लिए हमें दो खंडों की आवश्यकता होती है। पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जो हम इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके विषय में कहा जा रहा है, वह जो होता है वही उद्देश्य होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, प्रेडिकेट यानी विधेय। जो कुछ कहा गया, जिसके विषय में कहा गया वह हो गया उद्देश्य, और जो कुछ उसके विषय में कहा गया वह होता है हमारा विधेय या प्रेडिकेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका यात्रा संपन्न की। तो इसमें उद्देश्य क्या है हमारा, प्रधानमंत्री, माने कहा किसके विषय में जा रहा है, प्रधानमंत्री के विषय में जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, तो विधेय क्या है इनकी, अमेरिका यात्रा। अमेरिका यात्रा के विषय में इसमें बताया जा रहा है। तो यही इस सेंटेंस का, इस वाक्य का विधेय है। तो उद्देश्य हो गया प्रधानमंत्री और दूसरा विधेय हो गया इसका अमेरिका यात्रा। ठीक है, इसी तरीके से वाक्य जो होते हैं हमारे, इनको दो दृष्टियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है हम, चूंकि हम डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आने की कोशिश कर रही हूँ। वाक्य जो है उनको दो दृष्टियों से विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि वाक्य की रचना कैसी है, रचना माने उनका गठन कैसे है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो होते हैं वो वाक्य हमारे तीन तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो जो सरल वाक्य होता है इसमें एक होता है कर्ता, ठीक है, और एक होती है क्रिया। तो जो जिसमें सामान्य तौर पर एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। ठीक है, इन वो होते हैं सरल वाक्य जो बिल्कुल सहज और सीधे सीधे कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे राम जा रहा है, तो यहाँ राम क्या है, करता है, और जाना क्रिया है। तो राम जो है वो जाने की क्रिया कर रहा है। ये बात हमें इस सेंटेंस से समझ में आती है कि राम जा रहा है। ठीक, ये है हमारा सीधा सरल वाक्य। दूसरा वाक्य आता है मिश्र वाक्य। इसमें एक सरल वाक्य के साथ एक उपवाक्य होता है। ठीक, तो जो उपवाक्य होता है हमारा, वो हमारे सरल वाक्य, जो पहला वाक्य जो होता है, सरल वाक्य जो होता है, उस पर आश्रित होता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या है, जो लड़के परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्या है, सरल वाक्य कि जो लड़के परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो परिश्रम करना पहली बात होगी। दूसरा क्या है कि वे सफल होते हैं। वे मतलब कौन, जिन्होंने परिश्रम किया। तो जिन लड़कों ने परिश्रम किया वे क्या हुए, सफल हुए। ये बात, ये जो उपवाक्य है इस सेंटेंस का, पहले वाक्य का, कि जो लड़के परिश्रम करते हैं, ये क्या कर रहा है, यह पूरी तरीके से निर्भर कर रहा है, आश्रित हो रहा है किस पे, पहले वाक्य पे हमारा। अगर हम पहला वाक्य ना कहें कि जो लड़के परिश्रम करते हैं, केवल ये कह दें कि वे सफल होते हैं, तो सामान्यतः प्रश्न उठेगा कि कौन सफल होते हैं।
तो फिर उसका उत्तर आएगा जो लड़के परिश्रम करते हैं। तो जो लड़के परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जब हम इन दोनों को इस तरीके से कहते हैं तब ये हो जाता है हमारा मिश्र वाक्य। तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को किसी संयोजक अवयवों जैसे कि एवं और तथा द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक सरल वाक्य होता है और दूसरा मिश्र वाक्य होता है, और इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली कड़ी होती है हमारी जिसको कि संयोजक अवयव कहते हैं, इंग्लिश में जिसको कि हम कंजंक्शन कहते हैं। वो होते हैं एवं और तथा, इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं, जो लेकिन, किंतु, इस तरीके के जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो वो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पे गए हैं और वहाँ से इजराइल जाएंगे, तो इसमें पहला वाक्य जो है हमारा वो सरल है, क्या कि प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर गए हैं। फिर हमने बीच में जोड़ा और, इसका मतलब कि बात अभी बाकी है, हम आगे कुछ और कहने वाले हैं। वहाँ से इजराइल जाएंगे, तो इजराइल जाएंगे ये बात निर्भर करती है प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर। तो ये सरल वाक्य पर, तो पहला वाक्य सरल है आपका, दूसरा मिश्रित वाक्य है और इसको जोड़ रहा है और शब्द, ठीक है, इसको कहते हैं संयोजक अवयव, और इस तरह से बनता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर इसका विभाजन किस तरीके से होता है वाक्य का। ठीक है, तो इसमें अर्थ के आधार पर हम इसको 8 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है विधिवाचक, माने कि जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है, कि कोई घटना घटी है या घट रही है या घटेगी, ऐसा होने का जब कोई बोध होता है तो उसे कहते हैं विधिवाचक। जैसे जनधन योजना प्रारंभ की गई, मतलब इसमें आप एक सूचना दे रहे हैं कि जनधन योजना प्रारंभ की गई, किसी घटना के घटित होने की आपने सूचना प्रेषित की है, तो ये होता है हमारा विधिवाचक। दूसरा होता है निषेधवाचक, ठीक है, जिसमें किसी बात के नकार या न होने का बोध हो, मतलब कि जिसमें किसी बात को नकारा जा रहा हो, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको कहते हैं निषेधवाचक। ठीक है, इस बार संसद सत्र नहीं चलेगा, इसमें हमने नहीं का प्रयोग किया, मतलब कि ये निषेध बताया जा रहा है कि ऐसा कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा निषेधवाचक। तीसरा आता है आज्ञावाचक, इसमें आदेशात्मक भाव का बोध होता है। जैसे सभी कर्मचारी कल आएंगे, मान लीजिए कि कल छुट्टी है और हम आदेश दे रहे हैं ये कि सभी कर्मचारी कल कार्यालय आएंगे, तो फिर ये होता है हमारा आदेशात्मक, जिसमें कि कोई आदेशात्मक भाव कि जिस बात में दृष्टिगत होता है या दिखाई देता है, उसको कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, चौथा है हमारा प्रश्नवाचक, जिसमें किसी प्रश्न के किए जाने का बोध हो, मतलब कि आप कोई जो बात कह रहे हैं उसमें किसी तरीके के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो, सीधा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे राम कहाँ गया है, तो यहाँ पर कहाँ जो शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है आपका, तो ये ऐसे शब्द ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। पांचवा क्या है, विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, दुख, सुख इत्यादि भावों का बोध हुआ हो। देखिए ये जो अर्थ है, जिसके कि अर्थ में इस तरीके के भाव निकल करके आ रहे हों, तो उन्हीं को कहते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना, तो ये होते हैं जिसमें आश्चर्य का भाव हो, दुख हो, सुख हो, इस तरीके के जिस तरीके के भाव का अगर निकल करके आते हैं जिन वाक्यों के अर्थ में, तो वो क्या होते हैं, हमारे विस्मयवाचक होते हैं। जैसे कि अरे आज पीसीएस का परिणाम आ गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ओह मेरा सर दर्द हो रहा है, इस तरीके से जहाँ पर होते हैं उनको कहते हैं विस्मयवाचक। छठा है हमारा संदेहवाचक, जिसमें किसी बात का संदेह हो, ट्रेन आ गई होगी, ठीक है, वहाँ बारिश हो रही होगी, ठीक है, इस तरीके का, उसे गाड़ी नहीं मिली होगी, इस तरीके के जब भी हम कोई बात कहते हैं जिसमें कि हम संदेह प्रकट करते हैं कि यह कार्य हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ पर होता है हमारा संदेहवाचक। सातवां है हमारा इच्छावाचक, जिसमें कोई आकांक्षा या इच्छा निहित हो, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, या कल्याण हो, इस तरीके के जो भी बात होते हैं उसे कहते हैं इच्छावाचक। आठवां है हमारा संकेतवाचक, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के प्रति सांकेतिक भाव का बोध हो, जैसे सरकार अच्छा कार्य करेगी, उस पार्टी के लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरीके का जिसमें संकेत दिया गया हो किसी चीज़ के होने का या ना होने का, उसे कहते हैं हम संकेतवाचक।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाक्य दोष क्या होते हैं। ठीक, और कितने तरीके से वाक्य दोष हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं वर्ण के प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो अनुचित वर्णों के प्रयोग से वर्ण विकार या दोष जो उत्पन्न होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है कि उस पर भगवान की कृपा है। तो देखिए ये जो लिखा गया है र का जो प्रयोग हुआ है क में, इसमें नीचे इस तरीके से जिस र का प्रयोग होता है इसको कहते हैं क्र। ठीक है, और ये होती है क्री, तो कृपा नहीं होता है, कृपा होता है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण विकार है वो क में है। ठीक है, तो इस तरीके से गलत वर्ण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भारत एक शक्तिशील देश है, तो शक्तिशील नहीं है, शक्तिशाली शब्द होता है। ठीक, इसी तरीके से तीसरा है माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, तो माननीय नहीं होता है, माननीय होता है। इसके बाद से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो ये होगा इसका सही फॉर्म। तो इस तरीके से हमें वर्ण प्रयोग की दृष्टि से हमें बहुत सारे दोष देखने को मिलते हैं और इस तरीके के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो भी उदाहरण लिए गए हैं वो कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए इसको लिया गया है इस तरीके से। ठीक, दूसरा आते हैं, हम देखते हैं सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से जो त्रुटियां होती हैं वो होती हैं जहाँ सर्वनाम से संबंधित जो अशुद्धियाँ हम कर देते हैं। तो इसमें इस तरीके से होती हैं जैसे कि मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, ये बहुत साधारण सा वाक्य है जो हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब मुझे लगता है रेगुलर यूज़ करते हैं, हमेशा इसका प्रयोग करते हैं कि मुझे मेरे घर जाना है। दरअसल यह शब्द जो है मुझे मेरे घर जाना है, यह गलत है यह वाक्य। इसका सही जो होगा मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मुझे शब्द का प्रयोग जो हुआ है, ठीक है, यह मेरे घर जाने और अपने घर जाने, मैं अपने लिए जो मैं घर है जो मेरा, वह मुझसे विलग नहीं है। मतलब इसको बहुत डीप में जाकर के समझने की खैर आवश्यकता नहीं है। आप इतना समझिए कि जो सर्वनाम होते हैं जितने भी, उसमें मुझे, मेरा, हमें, हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम मेरा और अपने का फर्क होता है वो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि मुझे के साथ हमेशा अपने का प्रयोग होता है, मेरे का प्रयोग हर जगह नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। दूसरा है तेरे को क्या चाहिए, तो इसमें ये नहीं होता है, तेरे को नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। अशुद्ध वाक्य है, उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। ठीक है, तो मैं 4 भाई हूँ नहीं, वो अकेला नहीं है, उसमें क्या है कि वो 4 हैं तो वो हम हो जाएंगे। तीसरा है वचन प्रयोग की दृष्टि से, एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग से वचन संबंध विकार जो उत्पन्न होते हैं उन्हें वचन प्रयोग की दृष्टि से होते हैं वो। पहला है, देखते हैं उदाहरण, वह जा रहे हैं, तो वह नहीं वे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो इसकी मूल वचन है, जिस वचन के लिए यह बात की जा रही, कर्ता जिस वचन का है, क्रिया भी उसी वचन की होगी। तो वह या तो जा रहा है होगा और या तो वे जा रहे हैं होगा। ठीक है, तुम और तेरे मित्र को मैं जानता हूँ, तो तुम और तेरे मित्र नहीं हो, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं जानता हूँ। मेरा मित्र अपने साथ रहता है, तो मेरा मित्र, यहाँ पे देखिए अपने साथ रहता है नहीं, यहाँ पर होगा क्या, मेरा मित्र मेरे साथ रहता है। ठीक है, लिंग प्रयोग की दृष्टि से लिंग भेद संबंधी जो त्रुटियां होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होता है और होती है, तो मुझे के साथ क्या है, मुझे के साथ हमेशा होती है। ये जो होते हैं इस तरीके के जो शब्द मुझे, ये इसमें लिंग मैटर नहीं करता है मुझे के साथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, खुशी की। खुशी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका जो करता है वह स्त्रीलिंग का होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे मैटर नहीं करता है, यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है, जो मूल जो इसका भाव है, जो इसका आधार है वह है खुशी। ठीक है, इस वाक्य का जो आधार है, आधार शब्द जो है, अगर ये होता है कि मुझे प्रसन्नता होती है, ठीक है, मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे प्रसन्नता होता नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ये जो खुशी है, प्रसन्नता है, ठीक है, इस तरीके के जो भी शब्द हैं इसमें होती है शब्द का प्रयोग होता है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीवाचक होते हैं। हवन सामग्री जल गया,
तो हवन सामग्री जल गया नहीं, जल गई। हवन सामग्री स्त्रीलिंग है। पांचवा है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से विशेष्य पदों, यानी कि संज्ञा के जो पद होते हैं उनके अनुकूल उचित विशेषण न लगाने पर विशेषण दोष होता है। मतलब जैसा हमारा विशेष्य पद होगा जिस वचन का या जिस लिंग का, उसी तरह से हमारा विशेषण भी प्रयोग होगा उसी के आधार पर। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, तो यहाँ निश्चय रूप से नहीं होगा, यहाँ निश्चित रूप से शब्द का प्रयोग होगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यह नदी बहुत नीची थी, तो नदी नीची नहीं होती है, गहरी होती है। ठीक है, तो यह नदी बहुत नीची थी की जगह पे यह नदी बहुत गहरी थी, ऐसा शुद्ध होगा। वह आदमी बहुत चौड़ा था, तो वह आदमी बहुत चौड़ा था का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वह आदमी बहुत मोटा था, ऐसा होगा। क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से छठा है, तो क्रिया का उचित प्रयोग न करने पर जो क्रिया दोष उत्पन्न होते हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं क्रिया प्रयोग की दृष्टि से हुआ दृष्टि का दोष। ठीक है, क्रिया दोष। तो मैंने स्मरण दिलाया कि उसे पत्र लिखना है, इसके लिए शुद्ध होगा कि मैंने स्मरण कराया कि उसे पत्र लिखना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य अगला, मैं दर्शन लेने आया था, तो मैं दर्शन लिया नहीं जाता है, दर्शन किया जाता है, तो मैं दर्शन करने आया था। लेना और देना एक भौतिक वस्तु का वो है, आदान प्रदान है कि आप किसी से कुछ लेते हैं और फिर उसको कुछ देते हैं। ठीक है, तो दर्शन जो है वो किया जाता है, ये एक ओर की प्रक्रिया होती है, ये दोनों ओर की प्रक्रिया नहीं होती है। और जो लेन देन है ये दोनों ओर की प्रक्रिया है, तो दर्शन करने आया था। भगवान राम ने संकल्प लिया, तो संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प आदमी व्यक्ति खुद करता है। यह करने की, यह व्यक्ति के स्वयं के करने की, किसी से मांगा नहीं जाता है कि किसी से मांगा और उसने दे दिया तो हमने ले लिया, ऐसा नहीं है, ये संकल्प किया। ठीक है, आप हस्ताक्षर बना दें, तो हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, तो आप हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, फिर हम देखते हैं सातवां है क्रिया विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से, तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वे पद होते हैं जो किसी हो रही क्रिया की विशेषता बतलाते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब जब इन्हीं का जब अनुचित प्रयोग होता है तो उससे जो उत्पन्न दोष होता है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, वह है कि हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जब स्वयं शब्द का प्रयोग हो गया अपने लिए, तो यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए, ही यहाँ गलत प्रयोग होगा यहाँ पे। तो ये इसका शुद्ध क्या बनेगा, हम स्वयं आपसे मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारी रात भर जागता रहा, तो सारी भी का भी प्रयोग हो रहा है और रात भर का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये गलत प्रयोग कहा जाएगा। तो या तो आप कहिए कि मैं सारी रात जागता रहा, या तो मैं रात भर जागता रहा, ये दो शब्द इसमें बन सकते हैं। ठीक है, माला मंद मंद गा रही है, तो माला मंद मंद गाया नहीं जाता है, मंद मंद आदमी मुस्कुराता है, तो माला धीरे धीरे गा रही है, तो गाना जो होता है वो या तो धीरे धीरे गाया जाता है या तेज तेज गाया जाता है। मध्यम मध्यम गा रही है, मंद मंद के स्थान पे वो मध्यम मध्यम शब्द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मंद मंद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, आठवां अव्यय प्रयोग की दृष्टि से। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक, तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग विचार हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी लिंग या लिंग वचन या कारक से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप जो होता है ना वो वैसे का वैसा ही बना होता है, इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि गोविंद तेज दौड़ता है। ठीक, तो यहाँ भी तेज शब्द उसी अर्थ में प्रयोग होगा जिसमें कि ये कहा जाए अगर कि राम तेज दौड़ता है या तुम तेज दौड़ते हो या वह तेज दौड़ा, तो तेज जो शब्द है वह हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये जो है ये अव्ययी शब्द है। ठीक है, इसका किसी भी लिंग, सीता तेज दौड़ती है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, राम तेज दौड़ते हैं, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना, कारक जो होते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसी तरीके से इस पर। तो वो ऐसे शब्द जो होते हैं वो उनको कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो अव्ययों का उचित प्रयोग न करने पर भी जो उत्पन्न दोष उत्पन्न हो जाता है। अव्यय कई तरीके के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अव्यय आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को
कि हम सब परस्पर आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जब हमने आपस में कह दिया तो यहाँ पर परस्पर कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। आपस में जो है ये अपने आप ये अंडरस्टूड है कि ये परस्पर भाव से ही आदमी आपस में कोई काम करता है या बात करता है। ठीक है, तो हम सब आपस में बराबर हैं। यहाँ पर परस्पर शब्द का प्रयोग गलत होगा। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तो 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। केवल, या तो ये कहिए कि केवल 10 रुपये दे दीजिए या फिर 10 रुपये मात्र दे दीजिए। यहाँ केवल और मात्र दोनों शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में एक साथ नहीं किया जाएगा। अशुद्ध शब्द देख लेते हैं एक अगला। यद्यपि वह आएगा इसलिए मैं जाऊंगा, तो यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा। यद्यपि के साथ हमेशा तथापि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर यद्यपि के साथ इसलिए शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कहीं भी अगर आप यद्यपि लिखते हैं तो आपको उसके साथ का जो शब्द अगला जो सेंटेंस शुरू करना है वो आपको तथापि से ही शुरू करना है। ठीक है, यद्यपि ऐसा हुआ तथापि मैंने ऐसा किया। ठीक है, इस तरीके से आप आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे। 9वां है विभक्ति प्रयोग की दृष्टि से। तो विभक्ति, कारक चिन्ह या परसर्ग, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, का उचित प्रयोग न किए जाने से। अच्छा, विभक्तियां होती क्या क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में पर, संबंध काकी के नानी ने, है ना। इस तरीके से जो आपने पढ़ा होगा वही है, यही विभक्तियां हैं। इसमें भी आपने संस्कृत में पढ़ा होगा शायद, ये हिंदी में भी इसी तरीके से रहती हैं। ठीक है, तो क्या है जिसमें कि हम ने, में, पे, ने, में, पर, ठीक है, इन सबों का जब जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं उसको वो वही होती है विभक्ति के प्रयोग में की दृष्टि से होने वाली अशुद्धियाँ। तो आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी किताब छत में नहीं छत पर पड़ी। पहली चीज़ तो ये कि आप वाली नहीं होगा, आप की होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में पर। इस तरीके से जो आप करके आप देख सकते हैं कि किसके साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा। कहाँ पे कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होता है, कर्म के साथ हमेशा को का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म किया जाता है, कर्ता करता है, तो कर्ता ने किया, कर्म किया, तो इस तरीके से होता है ये। तो आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो छत में नहीं पड़ती है, छत के ऊपर पड़ी है ना, तो छत पर पड़ी है। तो आपकी किताब छत पर पड़ी है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। तो किसी के ऊपर नहीं किया जाता है, उस पर उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, 10वां है पदानुक्रम प्रयोग की दृष्टि से। ये कैसा है कि वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग न किए जाने से उत्पन्न दोष। जैसे कोई शब्द है, उसको जहाँ पर प्रयोग करना है आप वहाँ पर न करके अगर उसको कहीं आगे पीछे एडजस्ट कर देते हैं वाक्य में, तब उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पदानुक्रम प्रयोग की दृष्टि से उत्पन्न वाक्य दोष। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये हम बहुत जनरल वे में यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो ऐसे ही एक दिमाग में आपके आएंगे कि हाँ, इस तरीके का प्रयोग हम मतलब आए दिन करते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो भी एक हलवाई की दुकान नहीं होती, दुकान एक होती है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही होगा। एक पानी का ग्लास दीजिए, तो एक पानी एक नहीं होता, यहाँ पे पानी का नंबर हो गया एक, तो एक पानी का ग्लास दीजिए अशुद्ध है। पानी का एक ग्लास दीजिए, माने पानी से भरा हुआ एक ग्लास आप दीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग की दृष्टि से, तो उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग न किए जाने से उत्पन्न दोष। ठीक है, तो जो शब्द है उसका वहाँ पर किस तरीके से प्रयोग किया जाना है, ये माने कि कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस भाव में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि आप जिस शब्द को जहाँ पर प्रयोग में ला रहे हैं वह उस शब्द का अर्थ जो है वह उस वाक्य के अनुरूप है या नहीं है। तो ऐसे जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं अनुपयुक्त शब्द प्रयोग की दृष्टि से उत्पन्न वाक्य दोष। देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु की नहीं, यहाँ पर अवस्था की, आपकी इस समय आपकी आयु 40 वर्ष नहीं है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो यहाँ पर सौभाग्यवती कन्या नहीं होती। कन्या जब तक अविवाहित है तब तक वह सौभाग्यवती नहीं कही जाती है, तब तक वह आयुष्मती होती है या सौभाग्यकांक्षिणी आप कह सकते हैं, सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली। ठीक है,
इसका प्रयोग सौभाग्यवती, जब विवाह हो जाता है तब उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। तो कहा जाता है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा क्या, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। या तो आप आयुष्मती शब्द का प्रयोग कीजिए या तो सौभाग्यकांक्षिणी। इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सौभाग्यकांक्षिणी, नीचे लिख दे रही हूँ मैं, ये है, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। तो इसको कहते हैं सौभाग्यकांक्षिणी, माने सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली जो कन्या होती है उसको कहते हैं सौभाग्यकांक्षिणी। तो आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है या आपकी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का विवाह होने जा रहा है, जैसा आपके ऑप्शन में दिया हो। अशुद्ध वाक्य है जो भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। तो भावी परीक्षा नहीं होती, आगामी परीक्षा होती है। भावी जो है ये आगामी से थोड़ा सा डिफरेंट है। भावी क्या, आगामी क्या है, ये निकट समय में होने वाली। भावी क्या है, भविष्य में कभी भी होने वाली, ठीक है, उसको भावी कहते हैं। और आगामी माने ठीक निकट, आने वाली, बिल्कुल आने वाले समय में, ठीक है, तो इसको कहते हैं आगामी परीक्षा। तो होगा आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। हमारा 12वां है मुहावरा या कहावत प्रयोग की दृष्टि से क्या है। तो मुहावरा या कहावत प्रयोग की दृष्टि से जो उत्पन्न होते हैं दोष, वो कैसे होते हैं। तो उचित मुहावरों का प्रयोग न करने पर या उनके रूढ़ शब्दों में व्यतिक्रम होने से दोष उत्पन्न होता है। व्यतिक्रम मतलब कि उनका जो शब्द मूल रूप, मूल मुहावरे या कहावतों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको बदल करके जब आप प्रयोग में लाते हैं तो क्या होता है, उसको कहते हैं शब्दों का व्यतिक्रम हो जाना, ठीक है, शब्दों का व्यतिक्रम होना। तो जैसे एक सिंपल सा मुहावरा लेते हैं हम, वह 9 2 11 हो गया। तो वह 9 2 11, वह 2 9 11 हो गया, तो ये अशुद्ध है। वह 9 2 11 हो गया, ऐसा कहा जाएगा, ये इसका मूल है। भगत सिंह कथरी के लाल थे। तो भगत सिंह कथरी के नहीं, भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं 13वां है विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से। तो अब विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग न करने पर, जो विराम चिन्ह होते हैं हमारे, जैसे कॉमा होता है, पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, इस तरीके से जो विराम चिन्ह बनते हैं जिनसे कि हमारे शब्द, जिनसे कि हमारे वाक्यों को सार्थकता देने में सार्थक होते हैं, जिनसे कि हमारे वाक्य को समझने में आसानी होती है। तो वो जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग जब हम गलत कर देते हैं तो वो उस तरीके से जो भी उत्पन्न दोष होता है उसको कहते हैं विराम चिन्हों के प्रयोग से के गलत प्रयोग से उत्पन्न वाक्य दोष। इसमें देखते हैं पकड़ो मत जाने दो। तो यहाँ पे पकड़ो के बाद से जब हम कॉमा लगाएंगे तो इसको कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि पकड़ो मत जाने दो, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा, पकड़ो मत जाने दो, ठीक है। तो पकड़ो मत जाने दो का समझ में नहीं आ रहा है कि ये पकड़ो मत के बाद से कह रहा है कि पकड़ो मत जाने दो, या ये कह रहा है कि पकड़ो मत जाने दो, ठीक है। इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं ना। अगर हम इसको कॉमा को अगर मत के बाद लगा दें तो कह देंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कि पकड़ो मत जाने दो, ठीक है, मतलब कि उसको फ्री कर दो, छोड़ दो, जाने दो। और पकड़ो मत जाने दो का मतलब ये हो गया कि पकड़ लो, पकड़ के रखो उसको, जाने मत दो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पंक्चुएशंस जो होते हैं, हमारे विराम चिन्ह जो होते हैं उनके गलत प्रयोग का नतीजा, पूरा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अशुद्ध है। एक अगला अशुद्ध वाक्य देखते हैं हम, बच्चा रोते रोते सो गया। आगे हमने क्या किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है कि बच्चा रोते रोते सो गया। इसमें जब किसी तरीके के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा बच्चा रोते रोते सो गया, मतलब साधारण सी बात बताई जा रही कि बच्चा जो था वो रोते रोते सो गया। ये एक सरल सेंटेंस है, आपका सरल वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण विराम होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। वाह तुम आ गए, तो वाह के बाद से यहाँ कॉमा लगाया गया है, ठीक है। जबकि मैंने क्या बताया था अभी, आह वाह इस तरीके के जो भी शब्द हैं, ओह, ठीक है, इस तरीके के जो भी शब्द हैं ये क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक होते हैं। तो विस्मयादिबोधक में क्या होता है, विस्मयादि चिन्ह बनता है। तो ये जो चिन्ह होता है जिसमें कि हम पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी रखते हैं, इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका यहाँ पर होगा वाह तुम आ गए, मतलब वाह के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, खुशी जाहिर की जा रही है, ठीक है, प्रसन्नता जाहिर की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ताजमहल भव्य इमारत है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ताजमहल भव्य इमारत है, भव्य इमारत एक में लिख दिया गया है,
ठीक है। तो ये भव्य इमारत एक मिनट, अगर आप इसकी शिरोरेखा मतलब जो ऊपर जो लाइन खींचते हैं हम किसी भी शब्द को लिखने पर ऊपर की ओर जो लाइन खींचते हैं इसको कहते हैं शिरोरेखा। तो ये शिरोरेखा बीच में मिली हुई नहीं होगी। ठीक है, ये भी अगर आप इस तरीके से भी लिख देते हैं तो ये भी वाक्य दोष कहा जाता है। हमारा 14वां है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से। तो उचित संज्ञाओं का यथानुरूप प्रयोग न किए जाने से उत्पन्न दोष। तो जो संज्ञा है उनका जो है वाक्य के अनुरूप जब हम प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे भी जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं संज्ञा के अनुचित के प्रयोग की दृष्टि से उत्पन्न वाक्य दोष। इसमें देखते हैं किस तरीके से बनते हैं ये वाक्य। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो जब रविवार कह दिया तो उसमें दिन इसके साथ प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। रविवार मतलब खुद में अपने आप में ये एक दिन का ही नाम है। तो रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा ये अशुद्ध है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा ये शुद्ध होगा। इलाहाबादी शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इलाहाबादी क्या होता है? इलाहाबादी व्यक्ति हो सकता है, शहर नहीं हो सकता है। तो इलाहाबाद शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह पौधशाला सुंदर है। यह पौधशाला जो होती है ये वो होती है जहाँ पर हम नर्सरी तैयार करते हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो कहते हैं क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा यह बगीचा सुंदर है। ठीक, उनकी महिला भी उनके साथ आई हैं। तो उनकी महिला नहीं होगा, उनकी पत्नी, पत्नी की जगह पे महिला का प्रयोग हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये संज्ञा इस तरीके से ये संज्ञाओं को का जो प्रयोग होना चाहिए उनकी जगह पे थोड़ा सा बदल करके संज्ञा का प्रयोग जब हम कर देते हैं या इधर उधर कर देते हैं या कुछ जोड़ देते हैं उसमें अतिरिक्त संज्ञा, तब फिर जो इस तरीके की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या कहते हैं संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से। ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चलिए कुछ हम परीक्षा प्रयोगी विविध प्रयोग देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। ठीक है, और ये जो हो गया ये आपका इतना हो गया कंप्लीट। जो भी आपकी अशुद्धियाँ आएंगी वो इन्हीं में से कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धियाँ रहेंगी जो भी जो प्रश्न में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जो प्रयोग उनको देख लेते हैं। यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। तो सूचनार्थ निवेदित नहीं होता है, सूचनार्थ प्रेषित होता है। चयन प्रक्रिया में जिसके अंग टूटे हों उनको आरक्षण दिया जाता है। तो चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। ठीक, एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। तो जब सबसे का प्रयोग हो गया तो यहाँ सुंदरतम, या तो सुंदरतम कहिए या तो सबसे कहिए। ठीक है, दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप एक वाक्य में। तो ये हो गया कि एक माँ की दृष्टि से उसका बालक सबसे सुंदर होता है या एक बालक उसका बालक ही सुंदरतम होता है, ऐसा कहेंगे आप। ठीक है, चौथा है कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो इसका शुद्ध होगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो विशाल और बड़ा का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, ये गलत होगा। दोनों समानार्थी हैं लगभग, कि विशाल भी कहें और बड़ा भी कहें। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो जब आत्मनिर्भर की बात कर दी तो आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसे होता है? स्वयं ही तो होता है। तो इसके साथ ही स्वयं अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ण दोष है यहाँ पर, तो ये पीताम्बर नहीं पीताम्बर धारण करते थे। हम अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। ठीक है, तो ये जो है हम, पहली चीज़ तो ये कि हम कहा गया, तो हम एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। सबसे बड़े लड़के हैं कि के बजाय ये होगा मैं सबसे बड़ा पुत्र हूँ, क्योंकि मैं एक वचन है तो इसलिए सबसे बड़ा पुत्र हूँ। सबसे बड़े लड़के, हम का पहले तो सबसे पहले तो हम का प्रयोग ही अपने लिए कर देना गलत है, मैं का प्रयोग होता है। यह भाग्यवान स्त्री है, तो यह स्त्री भाग्यवती है, ऐसा लिखा जाएगा। बिजली गरज रही है, तो बिजली जो है वो कभी गरजती नहीं है, बादल गरजता है। बिजली क्या होती है? चमकती है, तो बिजली चमक रही है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिप्रद और हानिकारक दो चीज़ें हैं। ठीक है, अशुद्ध।
केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे। तो केवल और मात्र का देखिए एक बार फिर से आपको प्रयोग देखने को मिल रहा है एक साथ। तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता। जैसे बड़े और बहुत का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, उसी तरह केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं होता। तो मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे या केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। सविता हिंदी की शोधार्थिनी है, सविता हिंदी की शोधार्थी है। ठीक है। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। तो हजारों वर्ष पूर्व, जब यहाँ हजारों लिख दिया गया तो यहाँ पर हजारों के साथ वर्ष ही प्रयोग होगा। वर्ष जो होते हैं वह प्लूरल, अपने आप में प्लूरल है, मतलब अपने आप में बहुवचन है वर्ष शब्द। तो इसको जो है, इसका बहुवचन का बहुवचन नहीं बन सकता। तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। तो पुस्तकों का प्राकथन, ये जो है गलत शब्द का यहाँ पर वर्तनी दोष है यहाँ पर। तो पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। शाहजहां ने सड़कों को बनवाई। तो शाहजहां ने सड़कें बनवाई, सड़कों को बनवाई नहीं, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ठीक है। समाज के हाँ देखिए, ये अनेक जो है, अनेक शब्द है यहाँ पर, ये अनेक स्वयं में बहुवचन है, तो बहुवचन का बहुवचन नहीं बनेगा। तो क्या है, अनेक जब बहुवचन है तो ये अनेक हमेशा अनेक ही शब्द प्रयोग होता है। अनेक होता, एक होता है या अनेक होता है। ठीक है। तो यदि आप एक कहते हैं तो ये सिंगुलर नंबर, मतलब कि ये एक वचन है। और अनेक जो है ये बहुवचन है। तो अनेक से अनेकों कोई शब्द नहीं बनेगा। जब आप अनेकों कहते हैं तो फिर ये गलत हो जाता है। या तो आप अनेकानेक कहिए। ठीक है। अनेकानेक या तो एक साथ प्रयोग होगा, एक और अनेक को जोड़ करके प्रयोग होगा, या फिर अनेक शब्द का केवल प्रयोग होगा, या फिर केवल एक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। तो अनेक संकट आते हैं, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। समाज के भिखारियों से कृपा करनी, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, ये होगा। तो समाज के, पहला तो एक यहाँ पर ये दोष हो गया, भिखारियों से नहीं भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये शुद्ध होगा। तो इस तरीके से ये मैंने बता दिया है। फिलहाल ये वाक्य शुद्धि का है। तो अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपने डाउट्स, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर। और फिलहाल आज के लिए बस यही, इतना ही। ये आज हमने पढ़ लिया ये वाक्य दोष। ठीक है। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्तनी से संबंधित दोष, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ में देखेंगे कुछ पुराने पेपर्स। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आप मेरे पीडीएफ्स चाहते हैं, इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ्स चाहते हैं, तो आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मैंने पहले बता दिया है। तो फिर तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।